हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा 6 to 12 में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आप सभी को कक्षा 6ठी से लेकर के कक्षा 12वीं की जो हिंदी विषय है उसको पढ़ा रही हूँ। तो आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 8वीं की हिंदी की जो पूरक पुस्तक है अतीत की खोज उसे लेकर के आई हूँ। आज हम इसके अंतर्गत उसका जो पहला पाठ है अहमदनगर का किला उसको पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अहमदनगर का किला। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक का समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया था। ये इसमें हमारी स्क्रीन पे ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये अहमदनगर का किला है जिसकी तस्वीर इसके अंतर्गत दिखाई गई है। तो इसके विषय में हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो इसका वर्णन कर रहे हैं कि सन 1953 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की थी। उसका वर्णन जो है इसके पाठ के अंतर्गत किया गया है। और अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944 कि 13 अप्रैल 1944 ईस्वी में इसका वर्णन किया गया था। यानी कि इस तारीख को जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे वो आए थे। और जो ये बता रहे हैं उसमें समय बीत गया है, कितने महीने, 20 महीने बीत चुके हैं उनको यहाँ जेल में आए हुए। और उस जेल के अंतर्गत उन्होंने अपना समय कैसे बिताया और उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, उन सभी का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है, जिसको हम अभी जब पढ़ेंगे तो हम उसको जान पाएंगे। अभी जो हमने जो 4 लाइनें पढ़ी कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से अधिक का समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया था। तो इस पाठ के में इन लाइनों को पढ़ने पर हमें यह पता चल रहा है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो 9वीं बार जेल के अंतर्गत आए थे। यानी कि इससे पहले भी वो जेल आ चुके हैं और उसी का ये वर्णन कर रहे हैं कि हमें अब यहाँ आए हुए कितने महीने हो गए हैं, 20 महीने हो चुके हैं। और वो उस समय की बात बता रहे हैं कि जब हम पहली बार इस जेल के अंदर आए थे तो हम रात के अंधेरे में आए थे, क्योंकि आकाश में जो तारे हैं वो रात को दिखाई देते हैं। तो वो कह रहे जब हम यहाँ पहुँचे थे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया था। यानी कि उस समय रात्रि थी और रात्रि के समय जो दूज का चांद आकाश में निकला हुआ था उन्होंने हमारा स्वागत किया था। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था कि उस समय पे शुक्ल पक्ष लगा हुआ था। जैसे कि महीने में शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है। एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। महीने के अंतर्गत ये 2 पक्ष आते हैं। जैसे कि हम अगर हम देखें तो 1 से लेकर 30 तक या फिर 31 का ये महीना होता है। जब भी हम कैलेंडर में देखते हैं तो जो तारीख होती है उसमें 1 से या तो 30 होगा या फिर 31 होगा, फरवरी में 28 होगा या फिर 29 तारीख होगी, यही होती है। लेकिन जो हमारा भारतीय कैलेंडर है, जो हमारा देसी कैलेंडर है, उसके अंतर्गत हमें ये तारीखें नहीं दिखाई देती हैं। उसमें हमें एकम, दौ, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, छठ, सप्तम, अष्टमी, नवी, दसवीं ऐसे करके दिखाई देते हैं। तो एकम से लेकर के जो चतुर्दशी आता है, चतुर्दशी यानी कि 14 तारीख, 1 से 14। और जब 15वां दिन आता है तो उसमें आता है क्या, अमावस्या। अमावस्या होती है। तो जो अमावस्या होती है ये 15 तारीख जैसे माना जाता है। तो 1 से लेकर अमावस्या तक जो ये पक्ष होता है, 1 से अमावस्या तक ये जो पक्ष होता है ये कौन सा पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। फिर अमावस्या से फिर दोबारा से एकम
दोज, तृतीय, चतुर्थ ऐसे चलता है और ये चतुर्दशी तक चलता है। उसके बाद जो 15वां दिन आता है उसको आता है पूर्णिमा। तो या अमावस्या के बाद जो एकम आता है उससे लेकर पूर्णिमा तक जो ये दिन चलता है वो होता है शुक्ल पक्ष। तो इसमें यही कहा है कि वो शुक्ल पक्ष जब शुरू हो चुका था, शुक्ल पक्ष के बाद ये दूज का चांद था, यानी कि 2 दिन बाद, अमावस्या के 2 दिन बाद एकम और दोज। तो दोज का चांद उस समय पे निकला हुआ था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उस जेल में आए थे। तो उस समय का इसमें वर्णन किया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिलाता है कि मेरे कार्यवास का 1 महीना और बीत गया। कि जिस प्रकार से, क्योंकि अब ये क्या कह रहे हैं कि जब हर बार नया चांद उगता था, नया चांद कैसे उगता था, क्योंकि जो एकम से लेकर के अभी मैंने बताया कि अमावस्या के बाद जो अगला दिन होता था वो किसका होता था, एकम का। तो इसके बाद दोज, तीज, चतुर्थ, पंचम, छठ, सप्तम, आठम, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस, ये जिसको चतुर्दशी भी बोलते, चतुर्दशी। और उसके बाद जो अगला दिन आता था वो पूर्णमासी का आता था, पूर्णिमा का। तो ये शुक्ल पक्ष चढ़ता था। लेकिन जब पूर्णिमा के बाद जब दोबारा से इसे शुरू होता था तो उसके बाद से है चांद, क्योंकि पूर्णमासी को क्या है, चांद बिल्कुल पूरा बड़ा होता था। और पूर्णमासी के बाद जब अमावस्या आती है तो चांद क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है। और उसके बाद से फिर अमावस्या के बाद फिर धीरे धीरे चांद दिखाई देने लगता है। तो जब घटने के बाद जो बिल्कुल छुप जाता है अमावस्या को, चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। और अगले दिन से जब स्टार्ट होता है निकलना तो वो नया चांद कह रहे हैं कि नया चांद हमें जब दिखाई देता था तो मुझे ये पता लग जाता था कि मुझे यहाँ आए हुए अब 1 महीना और बीत चुका है। तो वही वो बात कह रहे हैं कि चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा, यानी कि जब तक मैं बंदी गृह में रहा जो चांद है वो मेरा स्थायी सहचर रहा। सहचर जो मतलब साथ देता है, साथ चलता है, उसको सहचर कहते हैं। स्थायी मतलब जो बना रहता है, वो जो मतलब साथ नहीं छोड़ता, हमेशा उसके साथ रहेगा तो स्थायी होता है। और सहचर मतलब साथ चलने वाला। तो चांद जो है मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है, यानी कि जब तक मैं कारावास में रहा, जब तक मैं जेल में रहा, जो चांद था वो मेरा स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, यानी कि शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। तो वही मुझे याद दिलाता है। अब हम आगे देख लेते हैं। अब हमें स्क्रीन पर जो 2 तस्वीरें दिखाई दे रही है तो ये है अहमदनगर किले का वह कक्ष जहां 1942 से 1945 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। तो ये जो कक्ष है, इस कक्ष के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है रहते थे और इनके कक्ष के सामने ये बोर्ड लगा हुआ था। अब क्या है, अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी शुरू कर दिया। बागवानी करना क्या कर दिया इन्होंने, शुरू कर दिया। अब क्या है, दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया, यानी कि फूल पौधे लगाना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताता रहा, यानी कि मैंने जो है कई घंटों तक धूप, जो तपती धूप होती थी उसमें भी फूलों के लिए क्या बनाता था, क्यारी बनाने के लिए वो लगा रहता था। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेष से भरी हो चुकी थी, यानी कि जहाँ पर वो मिट्टी थी जो जिसके लिए वो क्यारियाँ बना रहा था पौधे लगाने के लिए, वो मिट्टी बहुत ही ख़राब थी। क्यों? क्योंकि वो पथरीली थी, उसमें मिट्टी में बहुत ज़्यादा पत्थर थे, पुराने मलबे और अवशेष जो उस मिट्टी के अंदर दबे हुए थे। चूँकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी हैं। कि जो ये जिस जेल का ये जिक्र कर रहे हैं
जिस जेल का ये जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही इतिहास स्थल है, क्योंकि यहाँ पर अतीत में कई युद्ध लड़े गए थे और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ इसने देखी है। यानी कि जब युद्ध हुए थे तो किले वगैरह भी तोड़े गए थे, राजमहल टूटे थे और बहुत सारी जो संधियाँ हैं वो इसने देखी है। तो वही चीज़ें वो इसमें बता रहा है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी ताज़ा की जाती है। तो वो ताज़ा कौन सी घटना की जाती है वो अब हम देख लेते हैं। हम पहले पीछे देखेंगे कि इसमें कह रहे हैं कि ये जो इतिहास स्थल जो हमें दिखाई दे रहा है, इस जो जगह है इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है और कोई ऐसा विशेष दृष्टि से विशेष अहमियत भी नहीं रखता कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, लेकिन इसमें एक घटना घटी थी जो हमें एक चीज़ की याद दिलाती है। और वो कौन सी घटना है उसको हम देख लेते हैं कि वो घटना कौन सी है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई थी। कि ये जो जिस किले के बारे में, अहमदनगर किले के बारे में जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये कोई ख़ास पुराना नहीं है इसका इतिहास, और ये मतलब किसी घटना की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी नहीं रहा है, कोई प्रसिद्ध भी नहीं है ये स्थल, लेकिन ये ऐसी घटना घटी थी इसके अंतर्गत जिसके कारण ये थोड़ा मतलब प्रसिद्ध हो गया। और वो घटना क्या थी कि जो चांद बीबी थी वो कैसी थी, एक बहुत ही सुंदर महिला थी, साहसी थी, पराक्रमी थी, और अपने किले की रक्षा के लिए उसने अकबर की जो सेना है उसके साथ उसने युद्ध करा था, उस सेना का विरोध किया था, हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था अपने किले की रक्षा के लिए। लेकिन बाद में क्या है, अंत में उसकी मृत्यु हो गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी, और वो हत्या भी उनके किसी खास आदमी ने हत्या की थी। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह में बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले थे। कि जब उन्होंने क्यारियाँ बनानी स्टार्ट करी थी तो जब वो मिट्टी क्योंकि पथरीली थी तो उन्होंने खुदाई काफ़ी करी थी, तो खुदाइयों में क्या मिले थे, जो दीवार है, प्राचीन दीवारें जो बहुत पुरानी थी उनके हिस्से मिले थे, गुंबदों के और इमारतों के ऊपर के जो हिस्से होते हैं वो भी उसके अंदर दबे हुए मिले थे। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों ने इसकी मंजूरी दी, ज़्यादा दूर तक हम नहीं खोद पाए थे क्योंकि अधिकारियों ने इसकी इजाज़त नहीं दी, और ये हमारे पास इस काम को जारी रखने के लिए कोई साधन था जिसके कारण खुदाई जारी कर सके। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली कि मैंने बागवानी करनी शुरू की। जो मैं बागवानी करना शुरू कर रखी थी मैंने, अब वो क्या किया, मैंने उसको बंद कर दिया और क्या किया, लिखना उसने शुरू कर दिया। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। अब वो क्या कह रहे हैं कि पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो सकता, यानी कि मैं जब तक यहाँ से इस जेल से बाहर नहीं जा सकता और अपने कर्म के माध्यम से, मतलब जो मैं अपना कर्म करूँगा उस कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, कि जो मैं कार्य करूँगा उससे मुझे जब कोई अनुभव होगा तो उस अनुभव को मैं अपने जीवन का, अपने वर्तमान का कोई हिस्सा नहीं बना लेता, तब तक मैं उसके बारे में कुछ लिख नहीं सकता हूँ। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। जैसे पैगंबर होते हैं, पीर पैगंबर वो होते हैं, वो क्या होते हैं, भविष्य को देख पाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि ना तो मैं ऐसा पीर पैगंबर हूँ जो कि मैं भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, और अब क्या बचा, अब वो अतीत बचा, पर मैं उसके बारे में भी अधिक इतिहासकार या विद्वानों की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। कि जितने हमारे इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी विद्वानता से अतीत के बारे में भी लिखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं वर्तमान के बारे में नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ, अपने कर्म के माध्यम से मैं इस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं उस वर्तमान के बारे में कुछ लिख सकूँ। क्योंकि जब तक मुझे उसको लिखने का अनुभव नहीं होगा तब तक मैं नहीं उसके बारे में नहीं लिख पाऊँगा।
दूसरा कह रहा है कि मैं पीर पैगंबर नहीं हूँ कि मैं जो भविष्य देख करके मतलब भविष्य के बारे में कुछ कह सकता हूँ। अब क्या बचा? अतीत बचा। क्यों वर्तमान और भविष्य के बारे में बता नहीं सकता, तो अब अतीत बचा। तो अतीत के बारे में वो कह रहे हैं कि मैं मतलब ऐसा इतिहासकार या विद्वान नहीं हूँ जो अपनी बुद्धिमत्ता से इतिहास के बारे में कुछ लिख सकूँ। मैंने आज के विचार और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ कि मैं आज जो मेरे विचार हैं, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, उनसे संबंध स्थापित करके मैं उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिला सकता है। अब है अतीत का दबाव। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह विभूत करता है। अब वो क्या कह रहा है कि दबाव कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो हमें दोनों ही तरफ से क्या करेगा? अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है कि मतलब हमारा बिल्कुल दम घुटने लगता, हमारे दबाव इतना भारी हो जाता है, हमारे दिल पर इतना बोझ हो जाता है कि हमें बेचैनी हो जाती है। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यता से होती है, जैसे कि अभी इसमें बताया गया। अभी एक पीछे हमने जब देखा था पाठ में, तो वो कौन सी थी? चांद बीबी थी। जब हमने इनके साहस के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कैसे जो अकबर की सेना से के साथ युद्ध करा था और किस तरीके से उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया, जो अभी हमें यहाँ पे घटना बताई गई है, तो ये जो घटना है वो क्या है? हमारे दिल को छू गई। उनके साहस ने हमारे दिल को छू लिया, हमारे ऊपर प्रभाव डाला। तो अब उस घटना को क्योंकि हमें ये लगा कि भी उनके साथ गलत हुआ, वो कितनी साहसी थी, कितनी वीरांगना थी, लेकिन उससे क्या हुआ? हमारे दिल पर बोझ आया। तो वो बोझ क्या होता है कि वो कई बार हमें बेचैन कर देता है। क्यों? क्योंकि जब उसकी घटनाएं मतलब जो उसके बारे में जो अनुभव है, उनकी जो जड़ें हैं, उन लोगों की जब जड़ें होती हैं, यानी कि उन लोगों का जब संबंध हमारी पुरानी सभ्यताओं से होता है, तो तब हमें बेचैनी होने लगती है। मसलन भारत और चीन की सभ्यताएँ। फिर है आखिरी मेरी विरासत क्या है? आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? वो क्या उन सब का जिसे मानवता ने दासियों हजारों सालों के दौरान हासिल की, उनकी विजय के उल्लास का, उनके विजयों की उल्लास का, उनकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की हिस्सेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसकी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना हुआ है और हमारा भावी रूप बनेगा। क्या कह रहे हैं? इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हुए है। तो वो क्या है कि इसी जो हमारी जो विशेष विरासत है कि हम भारतीय हैं और इसी से ही हमारे क्या है, हमारा वर्तमान बना हुआ है, हमारा भविष्य बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से मानव के रूप में, मानवता के साथ में जुड़े हुए हैं। और यही जो हमारी विशेष विरासत है हमारे विचार को और हमारे वर्तमान पर इस प्रकार से लागू होती है कि लंबे अरसे से हमारे मन में क्या होती है? हमारे मन में वो घर करे बैठी है, यानी कि हमारे मन में दबी हुई है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है कि मेरा जो विषय है ये बहुत ही कैसा है? कठिन है। इसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं, कठिनाइयाँ हैं। और यही देखकर मैं क्या होता है? मेरा मन भयभीत होता है। मुझे लगता है कि मैं स्तरीय तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ, कि मतलब उसके बारे में ऊपर से स्तरीय जो स्तर होती है, जो सतह होती है, वो क्या होती है? ऊपर होती है। ज़मीन की जो हम ऊपर की सतह देख सकते हैं, लेकिन हम नीचे का नहीं देख पाएंगे। तो वही कह रहा है कि भाई मुझे इसलिए डर लगता है क्योंकि मैं क्या है? उससे ऊपरी सतह से मैं उसको स्पर्श कर सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कैसे विचार है,
कैसा उसका चरित्र है, कैसा व्यवहार है, उन सब के बारे में नहीं जान सकता। मैं ऊपर से ही मतलब उसके बारे में बता सकता हूँ। इसलिए उसको क्या है, कठिनाई महसूस हो रही है, उसको भय लग रहा है कि मैं उसके विषय के बारे में सही से लिख पाऊँगा या नहीं लिख पाऊँगा। तो इसलिए उसको क्या है, डर भी लगता है। तो यही उसके बारे में बताया है। अब इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं हम उनको देख लेते हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता को किस प्रकार से देखा जाता है। जो हमारी भारत है उसकी जो प्राचीन सभ्यता है उसको हम किस दृष्टि से देखते हैं, तो इसमें बताया गया। तो वो क्या है, तो इसका क्या उत्तर है कि भारत की प्राचीन सभ्यता को एक विकसित और समृद्ध सभ्यता के रूप में देखा जाता है, जिसका आधार क्या है, जिसका आधार सिंधु घाटी की सभ्यता है। नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता को किस रूप में बताया। नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता को आरंभ से ही एक परिपक्व और विकसित सभ्यता के रूप में वर्णित किया है, यानी कि एक परिपक्व और विकसित सभ्यता बताया है। प्रश्न तीसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत किन कारणों से हुआ था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत जो है बाढ़ से, जलवायु परिवर्तन से और उपजाऊ भूमि के सूखने के कारण इस सभ्यता का क्या हो गया था, अंत हो गया था। अब चौथा प्रश्न है, नेहरू जी के अनुसार भारत की ताकत क्या थी। तो नेहरू जी के अनुसार भारत की ताकत उसकी सांस्कृतिक धरोहर और क्या थी, सहनशीलता थी, जिसने उसे बाहरी आक्रमणों से भी सुरक्षित रखा। तो भारत की ताकत क्या है, उसकी जो सांस्कृतिक धरोहर है और जो उसकी सहनशीलता है, वही उसकी असली ताकत है, जो उसको बाहरी आक्रमणों से क्या करती है, बचाती है। अब अगला प्रश्न है कि प्राचीन समय में भारत में कर किस पर लगाया जाता था। ये क्या है, प्राचीन। तो प्राचीन समय में भूमि और उत्पादन पर कर लगाए जाते थे। किस किस पर, भूमि पर और उत्पादन पर कर लगाए जाते थे। भारत यूरोप की तुलना में तकनीकी विकास में क्यों पिछड़ गया था, क्या कारण था जिसके कारण तकनीकी विकास में भारत क्या है, यूरोप से पीछे है। तो भारत यूरोप से तकनीकी विकास में इसलिए पिछड़ गया है क्योंकि उस समय भारत पर लगातार क्या होते थे, आक्रमण हो रहे थे। जब यूरोप में पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हो चुकी थी और जिससे वहाँ पर तेज़ी से विकास हुआ। हमारे देश में क्या था, लगातार हमारे देश पर आक्रमण होते जा रहे थे और क्या हो रहा था, उस समय पे यूरोप में क्या हो रहा था, पुनर्जागरण हो रहा था, क्रांति शुरू हो चुकी थी, जिसके कारण वहाँ पर तेज़ी से विकास हो रहा था और हमारा भारत पिछड़ता जा रहा था, इसलिए वो उससे पिछड़ गया। नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता को महत्वपूर्ण क्यों माना है, तो उसका क्या कारण है कि नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता को इसलिए महत्वपूर्ण माना है क्योंकि यह सभ्यता आरंभ से ही कैसी थी, परिपक्व थी और इसका अन्य सभ्यताओं से कैसा था, व्यापारिक संबंध था। यह सभ्यता नगर योजना और जल निकासी जैसी आधुनिक सुविधाओं का भी क्या करती थी, प्रयोग करती थी, इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना है। अगला प्रश्न है, नेहरू जी के विचार में भारतीय संस्कृति में कौन से तत्व हजारों वर्षों से बने हुए थे। तो वो कौन कौन से तत्व हैं, सत्य, अहिंसा, परोपकार, त्याग की भावना, अतिथि सत्कार यानी कि मेहमानों का स्वागत और मातृभूमि की रक्षा की भावना। ये जो तत्व हैं वो भारतीय संस्कृति में हजारों वर्षों से ही क्या है, बने हुए हैं। हजारों वर्षों से भारत संस्कृति में ये मौजूद है। अब नेहरू जी के अनुसार ब्रिटिश शासन भारत की प्रगति में कैसे बाधक बना था। तो अब इस प्रश्न का क्या उत्तर है कि नेहरू जी के अनुसार जो ब्रिटिश शासन थी उसने भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति को क्या कर दिया था, अवरुद्ध कर दिया था, रोक दिया था, उसमें बाधा उत्पन्न कर दी थी और भारतीय संसाधनों का क्या किया, शोषण किया। अंग्रेजों ने भारत की स्वतंत्रता और समृद्धि को प्रभावित किया था। इस प्रकार से भारत की प्रगति में वो बाधक बने। प्राचीन समय में भारतीय संस्कृति का विदेशों पर क्या प्रभाव पड़ा। प्राचीन समय में भारतीय संस्कृति का विदेशों पर गहरा प्रभाव पड़ा। कैसे, भारतीय खान पान पर, वस्त्र पर और शिल्पकला, फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी सभ्यताओं पर इसका असर पड़ा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंत के संभावित कारणों का वर्णन कीजिए, यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका अंत हुआ तो वो कौन कौन से कारण थे, तो उसको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के कई संभावित कारण थे।
विद्वानों के अनुसार यह सभ्यता बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त हो गई थी। सिंधु नदी के किनारे बसने के कारण यह क्षेत्र अक्सर बाढ़ के प्रकोप में रहता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि मौसम में बदलाव के कारण भूमि भी क्या हो गई थी, सूख गई थी और रेगिस्तान में बदल गई थी। इसके अलावा युद्ध और आक्रमण भी इस सभ्यता के पतन के कारण हो सकते हैं। खुदाई में मिले प्रमाण बताते हैं कि इस सभ्यता का अंत अचानक नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे हुआ था। नेहरू जी ने भारत को विकसित सयानी रूप में क्यों बताया है? नेहरू जी ने भारत को विकसित सयानी रूप में इसलिए बताया क्योंकि भारत की सभ्यता आरंभ से कैसी थी, परिपक्व थी और उन्नत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता ने न केवल सुंदर वस्तुओं का निर्माण किया, बल्कि नगर योजना, भवन निर्माण और जल निकासी जैसी प्रणाली जो उन्नत व्यवस्थाएं हैं वो भी स्थापित की थी। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी और इसने अन्य सभ्यताओं के साथ कैसे संबंध रखे, पारिवारिक संबंध रखे। नेहरू जी के अनुसार यह भारतीय सभ्यता की प्राचीनता और समृद्धि का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने ब्रिटिश शासन के भारत पर क्या प्रभाव देखे? तो इसका उत्तर हम जान लेते हैं कि नेहरू जी के अनुसार ब्रिटिश शासन ने भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक प्रगति को क्या किया था, बाधित किया था। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिशों ने भारत पर शासन नहीं किया होता तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र होता, बल्कि अधिक समृद्ध भी होता और प्रगतिशील भी होता। अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति का क्या किया, शोषण किया, इसे अपने उपनिवेश के रूप में बनाए रखा। अब आगे सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के मुख्य कारक क्या थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के मुख्य कारक इसके व्यापारिक संबंध थे, जो फारस, मेसोपोटामिया, मिस्र की उन्नत सभ्यताओं के साथ स्थापित थे। यह सभ्यता नगर योजना, भवन निर्माण और जल निकासी निर्माण जैसी आधुनिक सुविधाओं के कारण अत्यधिक विकसित थी। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि, दस्तकारी और व्यापार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज़ादी से पहले और आज के किसानों की समस्याओं में क्या अंतर है? तो इसको भी हम देख लेते हैं कि नेहरू जी के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता को आधुनिक भारत से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण तत्व उसकी सांस्कृतिक धरोहर की और क्या है, तकनीकी प्रगति है। यह सभ्यता भारत की सहनशीलता और निरंतरता का प्रतीक है, जिसे भारतीय पहचान के रूप में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता को आधुनिक भारत से जोड़ने वाला कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है? तो नेहरू जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को आधुनिक भारत से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण तत्व उसकी सांस्कृतिक धरोहर और प्रगति और तकनीकी प्रगति है। यह सभ्यता भारत की सहनशीलता और निरंतरता का प्रतीक है, जिसे भारतीय पहचान के रूप में देखा जा सकता है। क्या भारत आज भी औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त है? तर्क सहित उत्तर दें। भारत में आज भी कहीं कहीं औपनिवेशिक मानसिकता देखने को मिलती है, जैसे अंग्रेजी भाषा का अत्यधिक महत्व और पश्चिमी संस्कृति को झुकाव। हालांकि देश में स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का विचार बढ़ रहा है, जिसे इस मानसिकता को चुनौती देता है। नेहरू जी ने भारतीय संस्कृति को कैसे सजीव बताया और वह कैसे आज भी प्रासंगिक है? नेहरू जी ने भारतीय संस्कृति को सजीव इसलिए बताया क्योंकि यह समय के साथ साथ बदलती परिस्थितियों में भी अपनी पहचान और मूल्य को बनाए रखने में क्या है, सक्षम है। यह संस्कृति आज भी प्रासंगिक है क्योंकि इसकी सहनशीलता, विविधता और एकता की भावना आज भी समाज में महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि भारत की प्राचीन सभ्यता और आज के समाज में कोई विशेष समानता है? तर्क दें। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के मुख्य कारक इसके व्यापारिक संबंध थे, जो फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की उन्नत सभ्यताओं के साथ संबंधित थे। यह सभ्यता नगर योजना, भवन निर्माण और जल निकासी प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधाओं के कारण अत्यधिक विकसित थी। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता कृषि, दस्तकारी और व्यापार का भी महत्वपूर्ण योगदान इसके अंतर्गत है। क्या नेहरू जी के विचार
आज के भारत के लिए प्रासंगिक हैं? उदाहरण दीजिए। नेहरू जी के विचार जैसे सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान, सामाजिक एकता और भारत की राष्ट्रीय पहचान आज भी प्रासंगिक है। उनके द्वारा दिए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार आज के लोकतांत्रिक समाज में महत्वपूर्ण हैं, खासकर वैश्वीकरण और सामाजिक विविधता के दौर में। अब अगला प्रश्न है कि नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास की भोरबेला क्यों कहा है? नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास की भोरबेला इसलिए कहा है क्योंकि यह सभ्यता प्राचीन काल से ही परिपक्व और उन्नत थी। यह सभ्यता भारतीय इतिहास की शुरुआत का प्रतीक है, जो आरंभ से ही कैसी है, विकसित है और समृद्ध है। आज के समय में भारतीय संस्कृति का किन किन क्षेत्रों में वैश्विक प्रभाव है? तो आज भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रभाव खान पान, योग, बॉलीवुड फिल्में, भारतीय कपड़े और पारंपरिक संगीत में देखा जा सकता है। भारतीय योग और आयुर्वेदिक का पश्चिमी देशों में व्यापक रूप से क्या हो रहा है, स्वागत हो रहा है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता और आधुनिक शहरी सभ्यता के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना और जल निकासी प्रणाली जैसी सुविधाओं का समावेश था, जो उस समय के लिए अत्यधिक उन्नत थी। आज की शहरी सभ्यता में यह विकास अत्यधिक तकनीकी हो गया है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता ने शहरीकरण के प्रारंभिक चरणों में ही इन सुविधाओं का क्या कर लिया था, विकास किया था। अब अगला प्रश्न है, नेहरू जी के अनुसार भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए कौन से पहलू महत्वपूर्ण थे? तो वो पहलू कौन कौन से हैं? तो नेहरू जी के अनुसार भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए सांस्कृतिक एकता, वैज्ञानिक सोच और समाज में समानता के विचार क्या है, महत्वपूर्ण है। वे भारत के भविष्य को एक प्रगतिशील और समृद्ध देश के रूप में देखना चाहते थे। फिर अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के तकनीकी और सांस्कृतिक योगदानों का आज के समाज पर प्रभाव है? तो हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के तकनीकी और सांस्कृतिक योगदानों का आज के समाज पर प्रभाव देखा जा सकता है। इसकी जल निकासी प्रणाली और नगर योजना आज भी प्रेरणा स्रोत है, और इसका सांस्कृतिक योगदान भारतीय कला, शिल्प और व्यापारिक संबंधों में भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं तो इन क्लासेस का वो फ़ायदा उठा सकें और अपनी तैयारी को अच्छी कर सके। अगर कोई स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नया आया है या फिर जिसने ज्ञान गंगा 6 to 12 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम अपनी अगली नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।